कल मैंने अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करी थी, अपनी लास्ट वीडियो जो थी ये समझाने के लिए आपको कि जो हमारे रिसेसिव जीन्स होते हैं उसमें डिसऑर्डर्स होते हैं, वो पास ऑन हो सकते हैं आगे, और जो डोमिनेंट जीन होते हैं उसमें डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो अगर मदर फादर में से किसी एक के अंदर डिसऑर्डर वाला जीन है, जो रिसेसिव जीन है, तो उसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 चांसेस होंगे कि बच्चे नॉर्मल हो, और 2 चांसेस में ये होगा कि बच्चे कैरियर हो सकते हैं उस जीन के। लेकिन अगर फादर और मदर को दोनों ही को वो डिसऑर्डर वाला जीन है, तो उसमें सिर्फ 1 चांस है कि बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो। 2 चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे कैरियर हो सकते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और 1 चांस होता है कि बच्चा नॉर्मल निकलेगा। तो ये कल हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें ये आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, ये क्रोमोसोम के पेयर्स हैं। मैंने आपको बताया था ना 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd होता है जो हमारा सेक्स डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये काउंटिंग लिखी हुई है इन्होंने आपको समझाने के लिए। तो यहाँ तक ये 22 क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, और ये जो लास्ट 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, इससे हमारा जेंडर डिसाइड होता है। अगर ये दोनों ही क्रोमोसोम का पेयर एक्स आ जाता है, दोनों ही एक्स आ जाता है मदर और फादर से, तो जो बच्चा होता है वो फीमेल होता है। और अगर एक क्रोमोसोम एक्स आ जाता है, दूसरा क्रोमोसोम वाई आ जाता है, तो बच्चा मेल होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रोमोसोम्स में भी होती है, जरूरी नहीं है कि हमारे जीन में हो। जीन डोमिनेंट है, रिसेसिव है, और रिसेसिव जीन में डिसऑर्डर है, उसकी वजह से तो कई बार हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रोमोसोम में की वजह से होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, एक डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21st पेयर में। तो यहाँ आपको ये 21st पेयर नजर आ रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, देखो 2-2 का पेयर है हर जगह, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह अगर हो जाए तो इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, आमंड शेप्ड की वो हो जाती है, आईज हो जाती है आमंड शेप की, बादाम जैसी शेप की आईज होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, एक्स्ट्रा सेट क्रोमोसोम इन 23rd पेयर। इस केस में क्या होता है, 23rd पेयर में यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें XXY हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि XXY है तो XY की वजह से मेल होता है, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो मेल में क्या होता है, रिड्यूस्ड मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लार्ज ब्रेस्ट होती है, ओबेसिटी होती है, एक्सेसिव हाइट होती है। तो थोड़ा सा उनकी मैस्कुलिन जो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स वो कम हो जाती है, और उनके अंदर ब्रेस्ट होते हैं जैसे कि फीमेल्स में होते हैं, वो ओबीस होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स आ गया ना, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाती है उसमें। फिर एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में विद विच 23rd पेयर इज एक्चुअली मिसिंग एन एक्स, सो दैट द रिजल्ट इज अ लोन एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक एक्स मिसिंग होता है, तो मतलब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है 23rd पेयर में। तो इस केस में अब एक्स है तो इसका मतलब फीमेल होगा, वाई है ही नहीं है, और डबल एक्स नहीं है, सिंगल एक्स है, तो फीमेल में कुछ कमी होगी। दीज फीमेल्स टेंड टू बी वेरी शॉर्ट, इनफर्टाइल एंड सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड। तो ये बहुत शॉर्ट होती है हाइट में, अंडर डेवलप्ड होती है, सेक्सुअली इनफर्टाइल होती है। तो कहीं पे तो क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st नंबर पे आ रहा है, तो डाउन सिंड्रोम। कहीं पे क्या है कि 23rd नंबर पे एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और कहीं पे एक एक्स मिसिंग है 23rd पेयर में, तो उसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरह से हमारे जीन के अलावा क्रोमोसोम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमको ट्रांसफर हो सकती है हमारे जेनेटिक्स, हेरिडिटी में। तो ये देख लेते हैं हमने जो जो चीज अभी पढ़ी है कि रिसर्च डिजाइन 3 तरीके से होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जब हम एक ही ग्रुप को स्टडी करते हैं अलग अलग एज में। क्रॉस सेक्शनल, जब हम बहुत सारे एज ग्रुप्स को एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं। क्रॉस सिक्वेंशियल, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें भी नर्चर वर्सेस नर्चर डिबेट की बात हुई थी। उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, हमारे जीन्स हैं, डीएनए है। और डीएनए क्या है, एक तरीके से
इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारी बॉडी के लिए कि हमें किस तरीके से बिल्ड करना है। उसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस होती है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर हमें मदर से मिलते हैं, 23 फादर से। 22 तक तो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के फीचर्स बनाते हैं। जो 23rd पेयर होता है, लास्ट पेयर, वो हमारी बॉडी का जेंडर या सेक्स जो है उसको डिटरमिन करता है। डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स होते हैं, तो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे वो डोमिनेंट जीन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे अंदर कोई डिसऑर्डर अगर आता है तो वो रिसेसिव जीन की वजह से आता है। और कभी कभी क्रोमोसोम्स के नंबर में भी एक्स्ट्रा या कम होने से भी हमें कुछ कुछ सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जो भी हमने लास्ट में पढ़े। अब इसका जो क्विज है वो भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, फिर आगे चलेंगे। इन अ डैश डिजाइन सेवरल डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर स्टडीड एट वन टाइम। कौन सा डिजाइन में जिसमें हम बहुत सारे एज ग्रुप एक ही बार में पढ़ लेते हैं, वो होता है क्रॉस सेक्शनल। इन एन एनालॉजी ऑफ द ट्विस्टेड लैडर द सीक्वेंस ऑफ एमाइन्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश ऑफ लैडर। तो ये डीएनए की बात कर रहा है कि वो जो सीक्वेंस, वो जो लैडर बनी हुई थी, डीएनए का स्ट्रक्चर था, उसको जोड़ा था जो बीच में, वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रंग्स। अब जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने ये आपको बताया था। ब्रैंडन had blue eyes, has blue eyes, and even though both his mother and father have brown eyes, what do we know about Brandon parents? तो ब्रैंडन की ब्लू आईज है, जबकि उसकी मदर और फादर के ब्राउन आईज हैं। इसका मतलब दोनों के पेरेंट्स के जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है आईज का, वो रिसेसिव जीन है, डोमिनेंट नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई भी नहीं मिला ब्रैंडन को। एटलीस्ट वन ऑफ हिज पेरेंट्स हैज अ रिसेसिव ब्लू, तो वन तो नहीं है, दोनों का ही है। ईच ऑफ हिज पेरेंट मस्ट हैव वन रिसेसिव ब्लू। हाँ, तो ये एकदम आंसर ठीक है कि दोनों पेरेंट का ही रिसेसिव है, डोमिनेंट ब्लू नहीं है, वरना वो ब्रैंडन का भी होता ब्लू आईज। sorry, Brandon has blue eyes even though his parent, mother, father has brown eyes. तो पेरेंट्स की ब्राउन आईज है लेकिन ब्रैंडन के ब्लू आईज है। दैट मीन्स पेरेंट्स की जो ब्राउन आईज है वो रिसेसिव वो है, रिसेसिव ब्राउन है, डोमिनेंट नहीं है। क्योंकि डोमिनेंट ब्राउन होता तो ब्रैंडन की भी ब्राउन आईज होती। ओके, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन पेरेंट हैज रिसेसिव ब्लू आई कलर। तो ब्लू आई रिसेसिव होने से तो कोई फायदा नहीं होता, डोमिनेंट होगा तभी ब्रैंडन का ब्लू होगा ना आई कलर। ईच ऑफ हिज पेरेंट मस्ट हैव वन रिसेसिव आई ब्लू कलर। ईच ऑफ हिज पेरेंट मस्ट हैव वन डोमिनेंट ब्लू कलर आई जीन। Neither of his parents has a blue eye color gene. देखो, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उसके एटलीस्ट वन ऑफ हिज पेरेंट्स हैव रिसेसिव ब्लू आई जीन। किसी एक पेरेंट का ब्लू आई जीन रिसेसिव है, तो रिसेसिव किसी एक का है लेकिन वो ब्रैंडन में नहीं आया है, ठीक है। दूसरा है ईच ऑफ हिज पेरेंट्स हैव वन रिसेसिव ब्लू आई कलर जीन। दोनों पेरेंट्स का एक एक जीन, मतलब एक रिसेसिव जीन जो होता है, दोनों का रिसेसिव जीन ब्लू है। डोमिनेंट तो ब्राउन है क्योंकि उनकी खुद की आंखें ब्राउन है, लेकिन रिसेसिव जीन ब्लू हो सकता है। तीसरा कह रहा है ईच ऑफ हिज पेरेंट्स हैव मस्ट हैव वन डोमिनेंट ब्लू आई कलर जीन। डोमिनेंट तो ब्लू आई कलर जीन है ही नहीं उनके पेरेंट का, वरना वो उनका खुद का भी ब्लू कलर आई होती। उनकी तो आईज ब्राउन कलर की है, ब्लू नहीं है, तो उनके में डोमिनेंट तो है ही नहीं। इसको तो हम क्रॉस ही कर देते हैं, ठीक है। नीदर ऑफ हिज पेरेंट्स हैज अ ब्लू आई कलर जीन। ये भी नहीं हो सकता कि दोनों में से किसी के पास भी ना हो, क्योंकि अगर ब्रैंडन में है तो उनके पेरेंट में किसी के पास तो एक के पास होगी ब्लू कलर की जीन। अब बचा ऑप्शन ए और बी। ए और बी में से देखना है हमें। ये कह रहा है एटलीस्ट एक पेरेंट के पास रिसेसिव ब्लू आई कलर जीन है, तो लेकिन अगर ब्राउन डोमिनेंट है और एक के पास ब्लू रिसेसिव है, तो दोनों में से ब्राउन का ही इफेक्ट ज्यादा होगा, तो भी ब्रैंडन की आईज ब्लू नहीं होंगी, ब्राउन होंगी। तो ये पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा मेजर पॉसिबिलिटी ये ही आ रही है कि दोनों के पास ब्लू आई कलर जीन है जो रिसेसिव है, इसलिए उनकी आंखें ब्लू नहीं है, क्योंकि ये जीन दोनों का रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। लेकिन ब्रैंडन में ये दोनों ही रिसेसिव जीन चले गए, डोमिनेंट नहीं गया, तो दैट मीन्स उसकी आईज फिर उस रिसेसिव जीन की वजह से ब्लू हुई है। तो इस ऑप्शन में तो सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यही लग रहा है इस आंसर, इस क्वेश्चन में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? डाउन सिंड्रोम। फर्टिलाइज एग सेल इज कॉल्ड
अजाइगोट। ओवम क्या होता है? फीमेल एग होता है, स्पर्म मेल होता है, और दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे जाइगोट बनता है। तब आगे चलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट में। प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले। फ्रॉम कंसेप्शन टू एक्चुअल बर्थ द बेबी is a period of approximately 9 months during which single cell becomes a complete infant. It is also during the time that many things have positive and negative influence. यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या डिफरेंस होता है। अगर सिंगल एग फर्टिलाइज हुआ है, वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो वो ट्विंस आइडेंटिकल होते हैं, दोनों दिखने में एकदम सेम होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेम जीन्स हैं। सिंगल एग है, सिंगल स्पर्म है, वो 2 में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं तो वो भी ट्विंस होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल नहीं मिलती होती, तो उनको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। सो व्हेन एन एग ऑल्सो कॉल्ड ओवम and sperm unite in the process of fertilization, the resulting single cell will have a total 46 chromosome. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम जाइगोट बोलते हैं सेल को, और फिर वो आगे डिवाइड होना शुरू होता है। पहले 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे डिवीजन होती है उसकी। और सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। इस प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं। ये आपने आई थिंक साइंस में पढ़ा भी होगा माइटोसिस के बारे में। इस प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। ये हो गया माइटोसिस। देयर आर एक्चुअली 2 काइंड्स ऑफ ट्विंस, ये हमने अभी ऊपर देख लिया है। एक होते हैं जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं, जो एक ही एग फर्टिलाइज होता है, जब वो 2 में डिवाइड हो जाता है तो 2 जो सिंगल हैं वो दोनों बेबी में डेवलप हो जाते हैं, सेपरेट इन्फेंट में। और दूसरे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जिसमें वुमेन की बॉडी 2 एग रिलीज करती है इंस्टेड ऑफ 1। वैसे नॉर्मल तो 1 होता है, कई बार 2 एग्स आ जाते हैं। उसके काफी सारे रीजन होते हैं कि वो ओवर एज है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ चीजें होती हैं कुछ जिनकी वजह से कई बार 2 एग्स रिलीज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे वो दोनों ही एग अगर 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो 2 अलग अलग, जैसे भाई बहन होते हैं ना, ऐसे 2 बेबीज होते हैं। 2 बेबीज अलग अलग टाइम पे होने की बजाय पे एक ही टाइम पे अगर हो जाए तो वो होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन। मतलब ये एक तरीके से सिबलिंग्स की तरह ही है। सो आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कॉन्जॉइंट ट्विंस के बारे में। ये आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक। देखियो यहाँ पे, देखिए इस तरीके से कई बार होता है कि 2 ट्विंस की आपस में जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे अलग नहीं हो पाते जब उनको होना चाहिए था। ये एक तरह से ट्विंस हैं, जैसे ऊपर हमने देखा कि 2 ट्विंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डेवलप होने के टाइम पे जब दोनों बॉडी पार्ट्स अलग अलग होने चाहिए थे, तो वो किसी टाइम पीरियड पे अलग नहीं हो पाए, जुड़े हुए ही रह गए। तो वो उनका बर्थ हुआ तो भी वो ऐसे ही हुआ। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Sometimes in the twining process the mass of cell does not completely split apart. When this occurs, conjoined twins will result and they will be joined at the point where the 2 cell masses remain stuck. तो वो अलग नहीं हो पाए, वो ऐसे ही रह गए क्योंकि उस टाइम पे होना चाहिए था लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं हुए। सेम ऐसे ही इनकी स्टोरी है जो मैंने आपको फोटो दिखाई। इनका नाम है एबी और ब्रिटनी हंसल। तो इनका क्या है कि ये इनका जो वेस्ट के नीचे का पार्ट है वो जॉइंट, वो सिंगल है। ऊपर इनका लंग्स दोनों के अलग अलग है, हार्ट दोनों का अलग है, ब्रेन अलग है, ऊपर का बॉडी पार्ट अलग अलग है। एक जना राइट हैंड कंट्रोल करता है, एक जना लेफ्ट हैंड, लेकिन नीचे का जो वो है वो बॉडी पार्ट वो सिमिलर है, मतलब एक सिंगल ही है वो। और ये इसी तरीके से अपना जो है पूरा इन्होंने लाइफ जो है मेंटेन करी है। अभी 2011 में लिखा है कि ये लोग 19 ईयर्स के हो गए थे, कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया था।
दोनों की प्रेफरेंसेस अलग हैं, जैसे दो ट्विंस होते हैं अलग अलग, दोनों की चॉइसेस अलग हैं, दोनों की पसंद अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि दोनों को जो है हमेशा एक साथ ही हर चीज को वो करना पड़ता है। अब सो दे शेयर लोअर वन लोअर बॉडी। उसके बाद वो लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रूटीन में अपना जैसे स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, जैसे एक नॉर्मल गर्ल करती है। तो ऐसे इनकी लाइफ तो ये नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्या होता है कि अब इनका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो सिंगल है। अब दोनों के हिसाब से उसका फंक्शन अलग अलग है। इन्होंने लिखा जैसे अगर किसी एक के पेट में, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई नहीं ले सकती, क्योंकि उससे दूसरे को भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे किसी एक के स्टमक प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेडिसिन लेगा तो दूसरे के स्टमक पे भी इफेक्ट होगा, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है कि एक की कोई चीज करने से दूसरे के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो तीन तरीके से हमने देख लिया ट्विंस होते हैं, एक आइडेंटिकल, फिर फ्रेटर्नल, और कॉन्जॉइंट तब होते हैं जब जो दोनों ट्विंस के जो एग्स हैं, सेल्स हैं, जो उनके जो जाइगोट हैं, जब वो डेवलप होना शुरू होते हैं तो वो सेपरेट जब ना हो पाए सही टाइम पे और कहीं ना कहीं ज्वाइंट रह जाए तो उसको कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। फिर जर्मिनल पीरियड स्टार्ट होता है। Once first fertilization has taken place, zygote begins dividing and moving down to the uterus, the muscular organ that will contain and protect developed infant। तो यूट्रस में जब आ जाता है जाइगोट, ठीक है, तो उसमें जर्मिनल पीरियड स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे। So this process takes about a week and followed by about a week during which mass of cells, now forming a hollow ball, firmly attaches itself to the wall of uterus। तो ये जो है 2 वीक का पीरियड होता है, जिसको हम जर्मिनल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसी टाइम पे प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू होता है, और प्लेसेंटा का क्या काम होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को, और उसका जो वेस्ट है उसको फिल्टर आउट कर देता है ताकि वो गलती से वेस्ट प्रोडक्ट ना उसके अंदर चला जाए। और उसी के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी डेवलप होती है, और वो जो कनेक्ट करती है उसको प्लेसेंटा, ऑर्गेनिज्म को प्लेसेंटा से, ऑर्गेनिज्म मतलब उसकी मदर को प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम हो गया जिस टाइम पे प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होती है, इसको जर्मिनल पीरियड बोलते हैं। 2 वीक का होता है। जर्मिनल पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब जाइगोट यूट्रस में आके अपने आप को अटैच कर लेता है और एक हॉलो बॉल की तरह। उसके बाद जर्मिनल पीरियड में क्या होता है, सेल्स बिगिन टू डिफरेंशिएट एंड डेवलप इनटू स्पेशलाइज सेल्स। तो धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होते हैं, वो अपने अपने स्पेशलाइज काम के लिए अलग अलग चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। स्किन सेल अलग हो जाते हैं, हार्ट सेल अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको आगे हार्ट में चेंज होना है, स्किन सेल्स को स्किन बनानी है, तो उनके जो जो स्पेशलाइज फंक्शंस है वो उनके लिए डिवाइड हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है, वो ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें से जो और सेल है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये सेल कभी भी वो नहीं होते, स्पेशलाइज नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। ये कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें से नए नए सेल्स निकलते रहते हैं और अपनी अपनी जगह पे जाते रहते हैं। तो ये हमेशा इमेच्योर स्टेट में रहते हैं ताकि इसमें से नए नए फ्रेश सेल्स निकलते रहें। ठीक है, और यही स्टेम सेल्स की आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम इन स्टेम सेल्स को निकाल के रख लें तो आगे जाके अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो उस पर्सन को जिसके स्टेम सेल हैं, तो वो ये उसके सेल्स को उससे रिप्लेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्टेम सेल से ही बना है, लेकिन अगर हम उसी टाइम पे उसके स्टेम सेल्स निकाल के प्रिजर्व कर लें हमेशा के लिए फ्रोजन स्टेट में, तो फर्दर इन फ्यूचर अगर कभी उसको प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी लगती है, तो ये स्टेम सेल उसके काम आ सकते हैं जिससे वो बना है। तो researchers are looking into ways to use stem cells found in umbilical cord to grow new organs and tissues for transplant। तो आगे जाके कभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट, कुछ कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट कुछ भी करना हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है उसको ठीक करना हो, तो ये सोचते हैं रिसर्चर कि हम इन्हीं स्टेम सेल को यूज करके उसका दोबारा से वो बॉडी पार्ट बना सकते हैं जो उसका उस टाइम बना था जब वो जर्मिनल पीरियड में था। तो ये स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। वंस फर्मली अटैच टू द यूट्रस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो ये जब जाइगोट होता है, जब वो फर्मली अटैच हो जाता है यूट्रस पे, तो इसको फिर एम्ब्रियो बोलना शुरू करते हैं। इस पीरियड को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं।
और ये कब लास्ट करता है, विल लास्ट फ्रॉम 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन टू 8 वीक्स। तो 2 वीक्स तक तो जर्मिनल पीरियड चल रहा था, अब 2 वीक्स या 8 वीक्स तक कौन से पीरियड चलेगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड चलेगा। और इस टाइम पे सेल्स अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, अपने अपने ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो जब ये 8वां वीक खत्म होगा तो एम्ब्रियो कितने इंच का हो जाएगा, 1 इंच का हो जाएगा। उस टाइम पे उसकी छोटी छोटी आईज, नोज, लिप्स, टीथ, ये सब चीजें जो है वो पता चलने लग जाती है, हार्ट बीट भी सुनाई देने लग जाती है। फुली डेवलप नहीं होते लेकिन फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल थोड़े बहुत दिखना शुरू हो जाते हैं। ये आपको यहाँ फोटो दिख रही है। 3 periods of pregnancy are germinal period lasting about 2 weeks, embryonic period about 2 to 8 weeks, and fetal period will last from 8 weeks until the pregnancy। तो ये पहला पीरियड है, ये जर्मिनल पीरियड है, ये 2 वीक्स तक होता है ऐसे जब सेल सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं आगे। ये एम्ब्रियोनिक पीरियड है जब उसकी आईज, टीथ, नोट, ये सब छोटा छोटा जो चीज़ें हैं वो बननी शुरू हो गई हैं, ये 2 से 8 वीक तक। और उसके बाद 8 वीक के बाद तो है ये प्रेगनेंसी तक जो चलता है वो पीरियड है। और इसमें क्रिटिकल पीरियड्स कौन से होते हैं, as soon as the embryo begins to receive nourishment from the mother through placenta, it becomes vulnerable to hazards such as diseases। अब जैसे ही प्लेसेंटा से उसको मदर के थ्रू नरिशमेंट मिलनी शुरू होती है तो उस टाइम पे अगर मदर कुछ गलत चीज ले रही है, जैसे सिगरेट पी रही है या अल्कोहल ले रही है या गलत चीज कुछ खा रही है, तो वो भी उसके अंदर जा सकता है। तो ये इतना ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है कि उस टाइम पे मदर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कोई वो ऐसी चीज ना ले जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक चले जाए, वो उसको हार्म कर दे। तो इट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड दैट वी आर मोस्ट क्लियरली सी क्रिटिकल पीरियड। तो इसी को क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। जब वो प्लेसेंटा के थ्रू फीड कर रही है उसको, और वो वहाँ पे उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसकी आईज, फीट, ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस टाइम पे कुछ गलत चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू तो ऑर्गन्स बनते टाइम पे वो डैमेज हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है आर्म्स की, लेग्स की, ठीक है। तो जैसे लिम्स डेवलप होते हैं 3.5 से 8 वीक में, फिर हार्ट का स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है इस पीरियड में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बन रही हैं इस टाइम पे। जो कोई भी चीज उसके अगर उसकी डेवलपमेंट को रोक दे तो उसको हम बोलते हैं टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस क्या है, जो बच्चे की क्रिटिकल पीरियड में उसके ऊपर ऐसे असर करती है कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है। जैसे कोई ड्रग हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, दैट कैन कॉज अ बर्थ डिफेक्ट इज कॉल्ड टेरेटोजन। तो जो बच्चे की एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे, क्रिटिकल पीरियड के टाइम पे उसको इफेक्ट कर दे उसकी डेवलपमेंट में, और उसको बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, तो वो टेरेटोजन होते हैं। ये टेरेटोजन वर्ड आपने याद रखना है। ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेबी के बर्थ को इफेक्ट करते हैं। और ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे अगर रुबेला, हम कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए ऐसे टेरेटोनिक एजेंट के। रुबेला है तो उससे ब्लाइंडनेस, डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट, ब्रेन डैमेज हो सकता है। मैरिवाना है तो नर्वसनेस, ट्रेमर्स, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोकेन की वजह से हाइट कम हो सकती है, वेट कम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीजर्स हो सकता है। अल्कोहल की वजह से सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ग्रोथ वगैरह स्लो हो जाती है। निकोटीन लेंगे तो मिसकैरेज हो सकता है, बर्थ वेट लो हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, मर्क्यूरी की वजह से ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है। तो ये सब, कैफीन है, मिसकैरेज हो सकता है। तो ये सब चीजें उस टाइम पे बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें उसके बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है उसको बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।